1999 में भी इस युद्ध को कवर कर रहा था, इसलिए इस फ्लैशबैक के आपके लिए आज 3 अध्याय होंगे। पहला अध्याय होगा घुसपैठ, दूसरा अध्याय होगा युद्ध और तीसरा अध्याय होगा विजय। इसमें पहला अध्याय है कारगिल में पाकिस्तान की घुसपैठ के बारे में। जिस दौर में लाहौर बस सेवा के जरिए भारत पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, उसी दौरान पाकिस्तान कारगिल में घुसपैठ कर रहा था। 3 मई 1999 को एक चरावाहे ने हथियारबंद पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल की चोटियों पर देखा। इस चरावाहे ने यह जानकारी भारतीय सेना के अधिकारियों को दी, जिसके बाद 5 मई को भारतीय जवानों को वहां पर भेजा गया। इस दौरान 5 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और फिर युद्ध का ऐलान हुआ। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। आज से 23 साल पुरानी कहानी है। आपको फिल्मों की कहानियां तो अक्सर याद रहती हैं, आपको फिल्मों के किरदार भी अक्सर याद रहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको अपने देश की असली कहानियां भी याद हों, अपने सैनिकों की जो शौर्य गाथाएं हैं वो भी आपको वैसे ही याद हों। कारगिल विजय दिवस की कहानी का अब दूसरा अध्याय देखिए और उसका नाम है युद्ध। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस घुसपैठ का जवाब ऑपरेशन विजय से दिया। ये जो पूरा युद्ध हुआ, इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। 18,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 84 दिनों तक यह युद्ध चला। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों पर 2.5 लाख गोले दागे और 300 से ज्यादा तोप, मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर से हर रोज औसतन 5,000 से ज्यादा फायर किए गए। इस युद्ध ने भारत को कई बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं भी दी हैं, क्योंकि हम हमेशा विजय दिवस की बात तो करते हैं, लेकिन हमने सीखा क्या? कारगिल युद्ध की पहली बड़ी सीख थी कि पाकिस्तान पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कारगिल युद्ध से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती की कोशिशें तब हो ही रही थी। कारगिल में घुसपैठ भारत के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात था और यही वजह है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर पाता। पाकिस्तान का जो हाल 1999 में था, वही हाल आज भी है। पाकिस्तान की हरकतों में आज भी कोई बदलाव नहीं आया है। आपको आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वो बयान आज सुनवाते हैं जो उन्होंने उस समय दिया था 1999 में। और इस बयान को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि पड़ोसी की पीठ में छुरा घोंपना पाकिस्तान की पुरानी फितरत है और आज भी पाकिस्तान की तरफ से वही सब हो रहा है जो 1999 में हो रहा था। जब आप अटल बिहारी वाजपेयी का यह बयान सुनेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यह 23 साल पुराना बयान है। आपको ऐसा लगेगा जैसे वो आज की स्थिति बयां कर रहे हैं। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, जब मैं श्रीनगर था तो उन्होंने मुझसे टेलीफोन पर बात की थी। उन्होंने वही बातें दोहराई जो उनके विदेश मंत्री यहां करके गए हैं। नियंत्रण रेखा का सम्मान होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किसने किया? यह स्थिति क्यों पैदा हुई? 27 साल तक नियंत्रण रेखा को कोई चुनौती नहीं थी। इतने बार पाकिस्तान से बातचीत हुई, उन्होंने कभी नियंत्रण रेखा पर मतभेद होने का प्रश्न नहीं उठाया। तो पहली सीख तो यही है जो हम कभी भूले नहीं कि पाकिस्तान पर कभी विश्वास मत करो। कारगिल युद्ध की दूसरी बड़ी सीख थी युद्ध को जितना जल्दी हो सके खत्म करना चाहिए। कारगिल युद्ध 84 दिनों तक चला, जिसमें बड़ी मात्रा में हथियारों का इस्तेमाल हुआ, बहुत खर्चा भी आया और हमने इस युद्ध में सैकड़ों सैनिकों की शहादत देखी। तो सवाल यह है कि क्या यह युद्ध 84 दिनों की बजाय 8 दिन में खत्म हो सकता था, 18 दिन में खत्म हो सकता था, 28 दिन में खत्म हो सकता था? जिस तरह भारत को 527 सैनिकों का नुकसान हुआ, हमारे वीर जवानों को अपना बलिदान देना पड़ा, क्या वो कम हो सकता था? क्या हमारे सैनिकों की जान बच सकती थी? आपने नोट किया होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच आजकल जो युद्ध चल रहा है, यह भी बहुत लंबा खिंच गया और रूस को न चाहते हुए भी बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे यह पता चलता है कि भविष्य में जो युद्ध होंगे उनमें जीत उसी देश की होगी जिसमें जल्दी युद्ध खत्म करने की क्षमता है। कम समय में ज्यादा मारक शक्ति और कम से कम नुकसान ही जीत का असली मंत्र है।
और साल दर साल भारत से हथियार खरीदने वाले देशों की संख्या और भारतीय हथियारों में उनकी दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2017 से 2021 के बीच भारत से हथियार खरीदने वाले देशों में आर्मेनिया, बांग्लादेश, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, म्यांमार, सेशल्स, श्रीलंका और फिलीपींस जैसे देश हैं। भारत फिलीपींस को अगले 18 महीनों में अपनी ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा और वर्ष 2021-22 का हिसाब लगाएं तो भारत अब तक 13,000 करोड़ रुपए के हथियार और अन्य रक्षा का सामान बेच चुका है, यानी एक्सपोर्ट कर चुका है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। किसने सोचा था? इससे पहले हम हर हथियार, हर स्पेयर पार्ट दूसरे देशों से खरीदा करते थे। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को इसी साल अगस्त में नौसेना में शामिल किया गया है, नौसेना में शामिल किया जाना है। पिछले साल दिसंबर में सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का सुखोई 30 से सफल परीक्षण किया गया, जब इसे एक सुखोई 30 के साथ लगाकर वहां से लॉन्च किया गया। यह सुपरसोनिक मिसाइल भी बहुत जल्द भारतीय सेना में शामिल हो जाएगी। डीआरडीओ ने सेना के लिए बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम भी तैयार किया है, जिसमें सीमाओं की सुरक्षा और मजबूत होगी, जिसके जरिए उसने टार्पीडो वरुणास्त्र भी बनाया है, जो नौसेना को बहुत जल्द सौंप दिया जाएगा। हिंदी के मशहूर कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ बड़ी मशहूर पंक्तियां हैं जो आज आपको सुननी चाहिए। उन्होंने कहा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। यानी क्षमा करना भी उसी को शोभा देता है जिसके पास शक्ति हो। भारत ने सांप की तरह डसने वाले देशों के साथ वर्षों तक विनम्रता से काम लिया, लेकिन जब समय आया तो भारत ने शक्ति का प्रयोग किया और शत्रु के अभिमान को भी कुचला। कारगिल युद्ध में भारत की विजय का एक बहुत बड़ा संदेश भी यही है कि शांति प्रिय देश को, अहिंसा में विश्वास करने वाले देश को कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसे जानने के लिए आज आपको सत्याग्रह के इतिहास को थोड़ा सा जानना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो नेता हैं वो आपको सत्याग्रह के नाम पर बहका देते हैं और आप समझ नहीं पाते कि असली सत्याग्रह कितना शक्तिशाली और शुद्ध शब्द है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध साधनों के साथ सत्य के लिए आग्रह, जिसमें शांति, धैर्य और मर्यादा का समावेश होता है। सत्याग्रह शब्द से परिचय कराने का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाता है और गांधी जी ने अपने अहिंसक स्वतंत्रता आंदोलन को सत्याग्रह का नाम दिया था। उनके लिए सत्याग्रह का अर्थ था सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करना। आजादी के आंदोलन के दौरान उन्होंने कभी भी अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ कार्यकर्ताओं की कोई बैठक नहीं बुलाई, कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, किसी को गिरफ्तारी देने के लिए नहीं कहा। महात्मा गांधी के समर्थन में जो भी देशवासी आए वो अपनी अंतरात्मा की आवाज और देशभक्ति की भावना के साथ उनके साथ जुड़े। एक ट्वीट किया जिसमें राहुल गांधी की आज के धरने की तस्वीर की तुलना इंदिरा गांधी की तस्वीर के साथ की गई। इसमें कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता का इस्तेमाल किया गया, जिसमें लिखा गया है कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। देखिए, तो राहुल गांधी अपनी ये छवि पेश करना चाहते हैं। इंदिरा गांधी के साथ अपनी तस्वीर उन्होंने पेस्ट की और अपनी पार्टी के ट्विटर हैंडल से उसे पोस्ट करवा दिया। शब्दों में कहें तो नैनीताल अब खतरे में है। एक स्टडी के मुताबिक नैनीताल के पहाड़ों पर मिट्टी और मलबा 5 मिलीमीटर से लेकर 20 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की दर से सरकते हुए नैनीताल शहर के नजदीक आ रहा है, जिसकी वजह से भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दी है कि अगर भूस्खलन की घटनाओं को रोकने की कोशिश में तेजी नहीं लाई गई तो इस खूबसूरत शहर को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर नैनीताल की पहाड़ियों पर किसी दिन कोई बड़ा भूस्खलन हुआ और उसका मलबा नैनी झील में जाकर गिरा तो झील का पानी शहर में सुनामी की तरह प्रवेश कर जाएगा, जिसके सबूत आए दिन नैनीताल में आजकल देखने को मिल रहे हैं। यहां पहाड़ियां दरक रही हैं, टूटकर गिर रही हैं। भूस्खलन की वजह से मिट्टी और पत्थर नैनी झील में समा रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए, क्योंकि नैनीताल पर खतरे की जो भविष्यवाणी वैज्ञानिक कर रहे हैं वो खतरा इससे पहले भी सच साबित हो चुका है। यानी जो मैं आपको बता रहा हूं ऐसा पहले भी हो चुका है। आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। तारीख थी 18 सितंबर वर्ष 1880। दिन था शनिवार। यह दिन नैनीताल के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। तब नैनीताल की
अल्मा नाम की पहाड़ी, जिसे 7 नंबर पहाड़ी भी कहते हैं, वहां पर 2 दिन लगातार बारिश की वजह से भयानक भूस्खलन हुआ था। अभी आप भूस्खलन के बाद की वो तस्वीरें देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं ताकि आपको और ध्यान से ये देखने को मिलेगा। ये पुरानी तस्वीरें हैं, 18 सितंबर 1880 की तस्वीरें आप देखिए। नैनीताल की तस्वीर। इसे नैनीताल के इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन क्यों कहते हैं, इसका अंदाजा इस दूसरी तस्वीर से अब आप लगाइए। जिस जगह भूस्खलन हुआ था वो इलाका पहले ऐसा दिखता था, जहां पर घर बने हुए थे, लोग रहते थे, और ये घर भूस्खलन की वजह से ध्वस्त हो गए। इस घटना में तब 43 ब्रिटिश नागरिकों समेत 151 लोगों की मृत्यु हुई थी। और अब करीब 140 वर्षों के बाद एक बार फिर वैज्ञानिक नैनीताल पर ऐसी ही आफत टूटने का अंदेशा जता रहे हैं। आज हम इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे, क्योंकि यह खतरा काल्पनिक नहीं है। इसे आप ऐसे समझिए कि चाहे कोई शहर हो या कोई पहाड़, उसकी एक भार उठाने की क्षमता होती है। अगर इंसान किसी शहर या पहाड़ पर अपनी क्षमता से ज्यादा निर्माण करेगा या उसका वजन बढ़ा देगा तो उसके कंधे भी झुकने लगेंगे और फिर टूट जाएंगे। हमारे साथ भी यही होता है, आपकी भार उठाने की क्षमता होती है। बस यही सब नैनीताल के साथ भी हो रहा है। वहां भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और नैनीताल के कंधे लगातार झुक रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, और एक दिन उन कंधों पर वजन इतना बढ़ जाएगा कि नैनीताल के ये कंधे टूट जाएंगे। इस खतरे की गंभीरता का अंदाजा लगाने के लिए आपको आज इस खतरे की जड़ को समझना होगा, और इसके लिए नैनीताल के इतिहास को थोड़ा सा और ज्यादा जानना होगा। अंग्रेजों ने वर्ष 1841 में नैनीताल को बसाया था। साफ सुथरे वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा इस स्थान की खासियत यह थी कि यहां का हवा पानी स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतरीन था। अंग्रेजों ने नैनीताल में आबादी तय कर रखी थी कि एक तय संख्या से ज्यादा लोग नैनीताल में नहीं होने चाहिए, क्योंकि तब भी यह इलाका भूगर्भीय बदलावों के अनुसार बहुत ही संवेदनशील था। वर्ष 1842 के बाद से ही नैनीताल एक ऐसा शहर बना जिसकी प्राकृतिक खूबसूरती, सुंदरता और वहां का मौसम हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ा प्रसिद्ध था। वर्ष 1845 में नैनीताल में म्युनिसिपल बोर्ड का गठन हुआ और यह भारत की पहली नगर पालिका थी। लेकिन वक्त के साथ नैनीताल में आबादी बढ़ती चली गई। अंग्रेजों के जमाने में जिस नैनीताल की आबादी कुछ हजार हुआ करती थी, वहां की आबादी अब 11 लाख से ज्यादा हो चुकी है। हर साल 10 लाख से ज्यादा पर्यटक नैनीताल पहुंचते हैं। इसके अलावा करीब 12 वर्ग किलोमीटर में फैले नैनीताल में बेहिसाब निर्माण और अतिक्रमण ने कुदरत को जो चुनौती दी है, उसका असर अब सब जगह दिखता है। नैनीताल पर मंडराते हुए इस खतरे को कभी इतनी गंभीरता से लिया नहीं। करीब 2 साल पहले IIT रुड़की के विशेषज्ञों की एक टीम ने नैनी झील के आसपास भूगर्भीय क्षेत्र का एक अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि मॉल रोड के ऊपर पहाड़ियों की ढलान का 300 मीटर ऊंचा और 165 मीटर लंबा एक पैच इतना नाजुक और संवेदनशील हो चुका है कि यह किसी भी समय गिर सकता है। वर्ष 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल की पहाड़ियों की कमजोर हो चुकी ढलान का सर्वे कराने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाई। इस टीम ने सिफारिश की कि भूस्खलन के खतरे वाली पहाड़ियों पर ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा कि भूस्खलन के खतरे वाली पहाड़ियों पर बसे लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। इस रिपोर्ट को प्रशासन को भी सौंपा गया था, लेकिन वर्ष 2021 में हाईकोर्ट ने यह नोटिस किया कि इस रिपोर्ट के आधार पर नैनीताल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और IT एक्ट की धाराओं के तहत रणवीर सिंह पर जो मुकदमा जो FIR हुई है, उसमें रणवीर सिंह के खिलाफ IPC के सेक्शन 292 यानी अश्लील सामग्री बेचना, सेक्शन 293 यानी युवाओं को अश्लील चीजें बेचना, सेक्शन 509 यानी महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाली हरकत करना और IT एक्ट की धारा 67A यानी अश्लील सामग्री का प्रसारण करने के आरोप में उन पर यह FIR दर्ज की गई है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस ने एक नोट भी जारी किया है जिसमें लिखा है कि न्यूड तस्वीरें पोस्ट करने के पीछे रणवीर सिंह का मकसद पैसा कमाना था, जबकि इससे छोटे बच्चों और समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उनकी इस हरकत में महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश भी दिखती है। अब जरा विचार कीजिए, रणवीर सिंह के पास आज
क्या नहीं है। हम बात इसलिए ये कर रहे हैं कि रणवीर सिंह ने ऐसा किया क्यों। उनके पास आज पैसा है, पैसे की तो कोई कमी नहीं, लोकप्रियता है, बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने साइन की हुई हैं, उनका एक स्टेटस है, सोशल मीडिया पर हर उम्र के लोग उन्हें फॉलो करते हैं, एक बड़ी फैन फॉलोइंग उनके पास है। ऐसे में रणवीर सिंह की ऐसी आखिर क्या जरूरत थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना न्यूड फोटोशूट करवाया और उसे सोशल मीडिया पर भी बिना किसी संकोच के पोस्ट कर दिया। ये ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें परिवार के साथ देखा नहीं जा सकता, जिन्हें हम टीवी पर भी दिखा नहीं सकते। आज कारगिल विजय दिवस है। 1999 में आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध में भारत ने विजय प्राप्त की थी। यह युद्ध 3 मई 1999 की घुसपैठ से लेकर 16 जुलाई 1999 को भारत के विजय दिवस तक करीब 84 दिन तक चला। पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों को कारगिल से खदेड़ते हुए भारतीय सेना ने इसमें जीत हासिल की थी और इसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था। कारगिल युद्ध में भारत के लगभग 527 जवान शहीद हुए थे। 2005 में आज मुंबई की रिकॉर्ड तोड़ बारिश इतिहास में दर्ज हो गई थी। सिर्फ 24 घंटे में 994 मिलीमीटर बारिश होने की वजह से मुंबई का ये हाल बेहाल हो गया था। आमतौर पर पूरे मानसून में 4 महीने में जितनी बारिश होती थी, उससे भी ज्यादा बारिश सिर्फ 24 घंटे में हो गई थी। अचानक पूरे क्षेत्र में बाढ़ की वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए और मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा लोगों की तब मौत हो गई थी। इस दिन को आज भी जलवायु परिवर्तन की एक केस स्टडी की तरह देखा जाता है। और ब्लैक एंड व्हाइट के आखिर में आपके लिए परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा का एक शानदार कथन। उन्होंने कहा था, या तो मैं तिरंगा फहरा कर आऊंगा या फिर मैं तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन इतना तो निश्चित है कि मैं वापस जरूर आऊंगा।